हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि पूरे फिजिक्स में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आपको एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। जितने भी चैप्टर हैं आपके फिजिक्स में, सभी चैप्टर के। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आप इन 51 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपको और किसी बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको यह वीडियो एक बार जरूर देखना है। छोटा सा वीडियो है, अगर आप देख लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप अच्छे से अपना पेपर करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अध्याय 1 से 14 तक जितने भी आपके चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, कौन कौन से चैप्टर हैं, पहले इसको जान लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है वैद्युत धारा, चौथा है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, पांचवा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, छठवां है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, सातवां है प्रत्यावर्ती धारा, आठवां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, नौवां है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, दसवां चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी, 11वां है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 12वां चैप्टर है परमाणु, 13वां चैप्टर है नाभिक और लास्ट चैप्टर हमारा है अर्धचालकी इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। इन सभी चैप्टर के, इन 14 जो चैप्टर आपके हैं, इन सभी चैप्टर के 51 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चैप्टर का देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैद्युतशीलता जो होता है एप्सिलॉन नॉट, इसका एसआई मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं एक एक ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आपका आंसर यहां पर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ आपको इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। आपका जो है 51 बहुविकल्पीय प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो देखिए, न्यूटन प्रति कूलाम होगा क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम एफ से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। ठीक है, जहां पर एफ है बल का मात्रक न्यूटन, क्यू है आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम आपका सही आंसर होगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो वो है वोल्ट मीटर। ठीक है, इन चारों में से वोल्ट मीटर जो है ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। देखिए, 51 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो समझ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ये जो है बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांचवा, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। यानी कि अगर 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होगा? तो वो होगा विद्युत रोधी। ठीक है, अगर शुद्ध अर्धचालक का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन हो तो वो भी एक विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे दूसरे चैप्टर से है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, क्योंकि विभव V इक्वल टू होता है W अपान क्यू। ठीक है, जहां W है कार्य का मात्रक जूल, क्यू है आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धारिता का मात्रक है। इनमें से कौन सा मात्रक धारिता का है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कूलाम प्रति वोल्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया धारिता C इक्वल टू होता है Q अपान V। ठीक है, Q है आवेश का मात्रक कूलाम, B है विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। यानी कि मान लीजिए कि दो धनावेश रखे हुए हैं और उनके मध्य अगर हम परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान जो होगा वो किस प्रकार परिवर्तित होगा? फर्स्ट है बढ़ जाएगा, सेकंड है घट जाएगा, थर्ड है वही रहेगा, फोर्थ है शून्य। ठीक है, तो जो
प्रतिकर्षण बल का मान है वो घट जाएगा। ठीक है, अगर वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख दें तो प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। यानी कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र है, अगर उसे हम 10 वोल्ट तक आवेशित करें तो उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला आप लगा लीजिए, U इक्वल टू, ये आपका ऊर्जा है संचित ऊर्जा। ठीक है, तो U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, जहां C है धारिता, V है विभवांतर। तो धारिता हमें 100 माइक्रोफैराड दिया गया है, विभवांतर 10 दिया गया है, इस पर रखेंगे तो आपका आएगा 5 × 10⁻³ जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक है, अब जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे तीसरे चैप्टर विद्युत धारा से है। क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा J इक्वल टू NeVD। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में जो संबंध होता है वो होता है J इक्वल टू NeVD, जहां N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, VD है आपका अपवाह वेग। तो J और VD में यही संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट है तापक्रम पर, सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल जो है वो इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दें तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, यानी कि 50 ओम प्रतिरोध का धात्विक तार है, उसकी लंबाई दोगुनी कर दे तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए नए प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करेंगे R' से। ठीक है, तो R' इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R होता है। ठीक है, N क्या है, N का मतलब है कितना गुना आपने किया है। तो देखिए हमने 2 गुना किया है, N के स्थान पर आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू पुराना प्रतिरोध कितना था 50 ओम। तो अब इसी को सॉल्व करिए, 2 दूनी 4 × 50, तो हमारा R' जो नया प्रतिरोध आएगा वो आ जाएगा 400, 5 चौक 20। ठीक है, 200 ओम। ठीक है, तो हमारा जो नया प्रतिरोध होगा वो 200 ओम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो हमारे चौथे चैप्टर से है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फर्स्ट तथा सेकंड दोनों के द्वारा, यानी कि केवल गतिमान आवेश के द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा हम एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1/√μ0 का मात्रक है। यहाँ पर μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, ये ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 1/√μ0 होता है, ये होता है प्रकाश की चाल के बराबर, और प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो 1/√μ0 का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि ये प्रकाश की चाल के बराबर है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछा गया है लगभग कि μ0 के पावर -1/2 का मान होगा। ठीक है, ये यही है 1/√μ0 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है। तो इसका मान कितना होगा, तो मैंने बताया कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये किसके बराबर है, प्रकाश की चाल के, और प्रकाश की चाल का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 5वें चैप्टर से है, चुंबकत्व एवं द्रव्य से। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान होता है कितना। पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उस पर नति कोण की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा, ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होगा। ठीक है, समझ में आया। अब जो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है ये हमारे 6 नंबर चैप्टर से है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण।
क्वेश्चन क्या है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है, तो ये चुंबकशीलता का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि यल अपान आर की विमा होगी, जहां यल प्रेरकत्व है तथा आर प्रतिरोध है। तो यल अपान आर की विमा क्या होगी, तो वो होगा m0 l0 t। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, यानी कि यल अपान आर की विमा होती है m0 l0 3। ठीक है, अब देखिए जो 23 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा 7वें चैप्टर से है, प्रत्यावर्ती धारा से। क्वेश्चन क्या है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, प्रेरकत्व का मात्रक बताइए इन चारों में से। तो ओम सेकंड जो होता है ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति है, यानी कि अगर अनुनाद की स्थिति हो तो एलसी परिपथ की आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट है 2 पाई अंडर रूट एल सी, सेकेंड है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, थर्ड है 1/2 पाई अंडर रूट 1/एल सी, फोर्थ है 2 पाई अंडर रूट 1/एल सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1/2 पाई अंडर रूट 1/एल सी, जहां यल है प्रेरकत्व और सी है आपका धारिता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा अनुनाद की स्थिति में एल सी परिपथ की आवृत्ति का। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे 8 नंबर चैप्टर से है, जो कि हमारे फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार होती है, तो वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इनमें से कौन सी किरणें हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बीटा किरणें। बीटा किरणें जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, बाकी गामा किरण, एक्स किरण, औरत किरण ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गामा तरंगे। ठीक है, जो गामा तरंगे होती है इनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता। किसका परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जब कोई तरंग है वो किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो किस गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। फर्स्ट है तरंग की आवृत्ति का। ठीक है, यही राइट आंसर आपका होगा, यानी कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, वेवलेंथ में, तरंग के वेग का भी परिवर्तन होता है, तरंग के आयाम पर भी परिवर्तन होता है, लेकिन तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 9th चैप्टर से है, जो कि हमारा सेकंड फिजिक्स है। इस चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 29 नंबर कि अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। यानी कि जब अपवर्तन की घटना होती है तो इनमें से कौन सी राशि है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति जो है ये अपवर्तन की घटना में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है किस रंग के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है, तो वो लाल रंग के लिए अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल है, इसका एक फॉर्मूला आप लोग लगाइए। इसका फॉर्मूला होगा v = c/n। ठीक है, जहां v है वेग, c है प्रकाश की चाल, n है अपवर्तनांक। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n = c/v। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए c के स्थान पर आप 3 × 10⁸ रखेंगे और अपवर्तनांक के स्थान पर 1.5 रखेंगे, तो 1.5 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 × 10⁸ आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। यानी कि अगर किस रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाए जिसका विचलन अधिकतम हो। ठीक है, फर्स्ट है लाल रंग, सेकंड है बैगनी रंग। तो आपका राइट आंसर होगा बैगनी रंग। अगर आप प्रिज्म से बैगनी रंग के प्रकाश को गुजारते हैं तो बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। ठीक है, इन चारों में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। जो नेत्र का लेंस होता है उस किस प्रकृति का होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, अभिसारी। नेत्र लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कि जो सामान्य नेत्र है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो जो आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब कोई किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन जो 10 हमारा जो 36 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे 10th चैप्टर से है, तरंग प्रकाशिकी से। क्वेश्चन है कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? यानी कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो वो है आवृत्ति। मैंने आपको बताया कि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि जल की सतह पर तेल की परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। यानी कि जल की सतह है जिस पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। अब सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकाश का व्यतिकरण। ऐसा प्रकाश की व्यतिकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक है? इनमें से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होगा? तो वो है लाल रंग। ठीक है। लाल रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि डापलर प्रभाव निर्मित होता है यदि, यानी कि डापलर प्रभाव कब निर्मित होता है? जब स्रोत गतिशील हो और संसूचक भी गतिशील हो। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और सेकंड भी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे 11 चैप्टर से होगा, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। यानी कि किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करती है? तो वो आवेश पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण होगा। यानी कि ये चारों कण हैं एक ही वेग से ये गतिमान है। ठीक है। अब अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किस कण का होगा? तो वो होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। अगर ये चारों कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण ये एक ही वेग से गतिमान हो तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी कितनी होगी? अगर किसी कण के संवेग को हम 2 गुना कर देते हैं तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? वो आधी हो जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा है। यानी कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? तो वो होगा hc/लैम्डा। ठीक है। जहां h है प्लांक नियतांक, c है प्रकाश की चाल, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य। ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब देखिए जो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे 12th चैप्टर से है, परमाणु से। क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। यानी कि अगर आपको एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करना है तो आपके आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। ठीक है। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान 13.6 जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। अब देखिए जो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे 13 नंबर चैप्टर से है, नाभिक से। क्वेश्चन क्या है कि एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है, यानी कि एक एएमयू के बराबर ऊर्जा कितनी होती है? एक एएमयू इक्वल टू कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा, 931 MeV। ठीक है। एक एएमयू इक्वल टू 931 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हैं, वे होंगे। यानी कि दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक अगर समान हो और परमाणु भार भिन्न हो तो वो क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन। ठीक है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए जो 49 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे 14 चैप्टर से है, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। क्वेश्चन है कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। जो अर्धचालक होते हैं इनमें विद्युत चालन किनके द्वारा होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों से। अर्धचालकों में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। ये मैं पहले भी आपको क्वेश्चन बता चुका हूं, तो ये होगा विद्युत रोधी। ठीक है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक जो है वो विद्युत रोधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। क्या होते हैं? जो पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत होता है उसमें ना इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही क्वार्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए। ठीक है, 51 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि लगभग आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन ऑलरेडी पता थे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर किसी और सब्जेक्ट का कोई और इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।